नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं अनुसंधान की कक्षा में, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऐतिहासिक अनुसंधान, जिसको कि हम हिस्टोरिकल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके स्रोत क्या हैं, इन सारे पक्षों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अब ये देखते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान अर्थात हिस्टोरिकल रिसर्च जिसे हम कहते हैं वो क्या है। तो जैसा कि किसी भी चीज़ों को हम जानने के लिए अगर उसके नामों के पहलुओं को देखें तो उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। तो आप देखते होंगे कि ऐतिहासिक अनुसंधान, ऐतिहासिक शब्द जो आया है वो इतिहास से आया है। कहाँ से आया है? इतिहास से आया है। इतिहास का अर्थ ही होता है बीता हुआ, अर्थात हम ऐसे प्रक्रमों को यहाँ पर ऐतिहासिक रिसर्च में हम ऐसे प्रक्रमों को लेते हैं, ऐसी घटनाओं को लेते हैं, ऐसी समस्याओं को लेते हैं जो वो खुद बहुत पहले बीत चुकी है। अर्थात जो बीत चुकी है, हम ऐसी ही घटनाओं को क्या करते हैं, इस ऐतिहासिक रिसर्च या हिस्टोरिकल रिसर्च में शामिल करते हैं। अब जब हम ये जान लिए कि ये हिस्टोरिकल रिसर्च में हम बीती हुई घटनाओं को ही लेते हैं या पुरानी घटनाओं को या प्राचीन घटनाओं को हम लेते हैं, तो इसके आधार पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये हिस्टोरिकल रिसर्च होता क्या है आखिर। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये चूँकि बीती घटनाओं के ऊपर आधारित होता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक अनुसंधान से तात्पर्य वैसे अनुसंधान से है जिसके माध्यम से हम बीती हुई घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं तथा उसका विश्लेषण करते हैं तथा उसकी व्याख्या करते हैं। हम लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान से तात्पर्य वैसे अनुसंधान से है जिसमें बीती हुई घटनाओं के साक्ष्यों को रिकॉर्ड करते हैं तथा उसका विश्लेषण और उसकी व्याख्या करते हैं, जिसके माध्यम से हम एक निष्कर्ष पर पहुंचकर भविष्य एवं वर्तमान को संयोजित कर भविष्य के लिए निर्णय प्राप्त करते हैं। इसमें मैंने जो लिखा है कि ऐतिहासिक अनुसंधान से तात्पर्य वैसे अनुसंधान से है जिसमें बीती हुई घटनाओं के साक्ष्यों को रिकॉर्ड करते हैं तथा उसका विश्लेषण और उसकी व्याख्या करते हैं, जिसके माध्यम से हम एक निष्कर्ष पर पहुंचकर भविष्य एवं वर्तमान को संयोजित कर, भविष्य नहीं, भविष्य यहाँ पर गत दे दीजिए,
गत एवं वर्तमान को संयोजित कर भविष्य के लिए निर्णय प्राप्त करते हैं या उसके लिए क्या करते हैं, अग्रसर रहते हैं। अर्थात हमें 2-3 बातें यहाँ पर निकल के सामने आई कि बीती हुई घटनाएं जिसका हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, बीती हुई घटनाओं का रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं और तीसरा क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। मुख्य रूप से 3 चीज़ें, बीती हुई घटनाओं का रिकॉर्ड, उसका विश्लेषण और उसकी व्याख्या। इस 3 चीज़ को लेकर के, अर्थात जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, साक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, इन तीनों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो हम उसके माध्यम से एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिसके माध्यम से हमें जो गत अर्थात जो बीत चुका है, जो वर्तमान है, उन दोनों के साथ संबंध स्थापित करके भविष्य के प्रति हम क्या करते हैं, सचेत हो जाते हैं। अर्थात जब हम ऐसा करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान जो है, ऐतिहासिक अनुसंधान वो क्या है कि क्या था पर क्या करता है, पूर्ण रूप से डिपेंड करता है। अर्थात व्हाट वाज ये क्या था पर डिपेंड करता है। अर्थात पहले क्या हुआ, घटना क्या हुई, समस्या क्या हुई, तो उसके माध्यम से उसके इर्द गिर्द ये संपूर्ण चीज़ें घूमती रहती हैं। अब हम इसके बाद जब हम इसको समझ लिए कि ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है, तो हम इसके उद्देश्यों को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या हो सकता है कि बीती हुई घटनाओं को अर्थात अतीतों को समझ करके वर्तमान के साथ संबंध स्थापित करके भविष्य के प्रति क्या करते हैं, सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे शब्दों में दूसरा उसका उद्देश्य हम ऐसा कह सकते हैं कि बीती हुई घटनाओं से संदर्भित करके हम वर्तमान को संयोजित करके भविष्य के प्रति सचेत होने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो हम क्या उससे सीख लेते हैं, उससे हम सीख लेते हैं कि पाकिस्तान से हमें हमेशा क्या होना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, क्योंकि दुष्ट कभी भी दुष्टता अपनी छोड़ता नहीं है। जब दुष्टता नहीं छोड़ता है तो वो कल किया था फिर आज भी करेगा, क्योंकि वो हर वक्त क्या करता है, सीमा पर गोलीबारी करते रहता है, अपना चूँकि घुसपैठिए का प्रयास करता है, वो इस प्रकार के, क्योंकि वो अपनी दुष्टता से बाज आना ही नहीं है उसको। तो इस प्रकार से हम ऐसा मान सकते हैं कि जब बीती हुई घटनाओं में ऐसा हो गया था, तो उसको हम वर्तमान के संदर्भ में उसको सम्मिलित करके हम भविष्य के प्रति क्या करते हैं, सचेत हो जाते हैं। अब जब सचेत हो जाते हैं, जब हमने इसको जान लिया अर्थात हिस्टोरिकल रिसर्च को जान लिया, उसके उद्देश्यों को जान लिया, तो उसके उद्देश्यों को जानने के बाद उसके स्रोतों पर हम आते हैं। अर्थात अब हम क्या कह सकते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान के स्रोत। अब ऐतिहासिक अनुसंधान के स्रोत के बारे में अगर बात करें तो इसके 2 स्रोत माने जाते हैं। एक माने जाते हैं प्राथमिक स्रोत और दूसरा हो जाता है गौण स्रोत। गौण या इसको द्वितीयक भी कहते हैं। तो जब इसके 2 स्रोत हो जाते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान के कितने स्रोत हैं, तो 2 स्रोत होते हैं। 2 स्रोत में एक प्राथमिक आंकड़े होते हैं जिसको कि हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, दूसरा जो होता है वो आपका सेकेंडरी डेटा या गौण स्रोत होते हैं या द्वितीयक स्रोत होते हैं। तो इसको हम इसमें किसको प्राथमिक स्रोत कहें, किसको द्वितीयक स्रोत कहें। एक अनुसंधानकर्ता जब भी कभी किसी भी घटनाओं को अर्थात ऐतिहासिक अनुसंधान से जुड़ी हुई समस्याओं को लेता है, तो उसकी इच्छा ये जरूर बनी हुई रहती है कि हम क्या करें, प्राथमिक स्रोतों का उल्लेख करें या प्राथमिक स्रोत प्राप्त करें, क्योंकि
अगर हम ऐतिहासिक अनुसंधान में अगर हम प्राथमिक स्रोतों के द्वारा लिए गए जो स्रोत हैं या साक्ष्य हैं या डाटा हैं, आंकड़े हैं, उससे संबंधित अगर हमारे सारे हम क्या करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसके निर्णय पर पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि इस ऐतिहासिक अनुसंधान में कभी भी त्रुटि संभव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसके ओरिजिनल डेटाज को लिए हैं, केवल और केवल ओरिजिनल डेटाज। अब ओरिजिनल डेटाज जिसको कि हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, प्राथमिक साक्ष्य या प्राथमिक स्रोत कहते हैं, वो क्या है? तो दरअसल हम प्राथमिक आंकड़े या प्राथमिक स्रोत उसको कहते हैं जो कि जैसे मान लीजिए कि एज अ रिसर्चर अगर हम किसी भी घटनाओं को लिए हैं जिसको कि हिस्टोरिकल रिसर्च है, और अगर हम या हमारे सहयोगी जो अनुसंधाता हैं तो उसके द्वारा मौलिक रूप से या खुद जा करके उस घटनाओं को, उस विभिन्न चीज़ों को अगर हमने रिकॉर्ड किया है तो उसको हम प्राथमिक आंकड़े में सम्मिलित करेंगे। दूसरा, अब मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल रिसर्च होते हैं जिसमें कि हम तो क्या, हमारे बहुत सारे पीढ़ी भी उन चीज़ों को नहीं देख पाए। अब मान लीजिए कि अगर हड़प्पा की संस्कृति है तो कितने हजार वर्ष पुराना है, तो उसको किसने देखा है भैया? वो तो जीवित नहीं है। तो अगर हमें मान लीजिए कि अगर प्राथमिक आंकड़े की बात करते हैं तो प्राथमिक आंकड़े में वैसे आंकड़े को हम लिया करते हैं जो कि जिसने उस घटना को अपनी आंखों से देखा है, अर्थात उस तात्कालिक व्यवस्था में वो सम्मिलित था। तो जब उसने अपनी आंखों से देखा है और उसके द्वारा अगर मान लीजिए कि पुस्तक लिखी गई है तो हम उसको क्या कहेंगे? अर्थात मौलिक पुस्तक हम ऐसा कह सकते हैं। किसको क्या कह सकते हैं? मौलिक पुस्तक। मौलिक पुस्तक किस में आएगा? प्राथमिक आंकड़े में आएगा। मौलिक पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, मौलिक पुस्तक। अब मौलिक पुस्तक में भी बहुत सारे हैं। अब मान लीजिएगा कि मेरा मौलिक पुस्तक है अगर हड़प्पा संस्कृति के ऊपर, अब मेरा मौलिक पुस्तक हड़प्पा संस्कृति के ऊपर है, तो हमने जो पुस्तक लिखा है वो किसी साक्ष्य को देख करके, किसी पुस्तक को देख करके, किसी अन्य स्रोतों को लेकर के हमने उस पुस्तक को लिखा है। वो हालांकि हमारा मौलिक है, लेकिन हमने किसी दूसरे साक्ष्य को प्रमाण मान करके हमने उस पुस्तक को लिखा है। तो ऐसे जो पुस्तक होंगे वो किस में आएंगे? सेकेंडरी डेटाज में आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस स्थितियों को नहीं देखा, हमने उस सभ्यता को नहीं देखा, हमने उस घटनाओं को नहीं देखा, हमने उस समस्याओं को नहीं देखा। तो जब हम, अर्थात जब भी कोई भी साक्ष्यकर्ता ऐसे साक्ष्य को लेता है जो कि उन घटनाओं में सम्मिलित था, उन घटनाओं से संदर्भित था, तो उसके द्वारा जो लिखी गई चीज़ें हैं वो मौलिक चीज़ में आएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर विवेकानंद के, तो विवेकानंद के जो आत्मकथा है वो क्या होगा? वो उनके प्राथमिक डाटा में आएगा। उनके द्वारा जो खुद से पुस्तक लिखी गई है वो, अगर हम शैक्षिक विवेचन की, उनके विवेकानंद के शैक्षिक विवेचन की बात करेंगे तो डेफिनेटली वो किस में आएगा? तो वो प्राथमिक आंकड़े में आएगा। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अर्थात जिसके बारे में हमें जानना है उसके द्वारा अगर कुछ भी लिखा गया है वो प्राथमिक में आएगा। आत्मकथा, डायरी, आत्मवर्णन, आपका जो पुस्तक जो उनसे संबंधित पुस्तक है अर्थात मौलिक पुस्तक, वो सब सारी चीज़ें वो किस में आएगा? तो प्राथमिक आंकड़े में आएंगे। अब जब मान लीजिए कि बहुत सारे हिस्टोरिकल रिसर्च में ऐसी समस्याएं आती हैं जो कि हमें किसी भी स्थिति में उन मौलिक स्रोत से हमें पाला नहीं पड़ेगा, तो जब नहीं पड़ेगा ऐसी स्थितियों में हम क्या करते हैं? सेकेंडरी डाटाज, जिसको कि हम गौण स्रोत कहते हैं या गौण साक्ष्य कहते हैं या द्वितीयक साक्ष्य कहते हैं या द्वितीयक स्रोत कहते हैं, उसको हम अपनाते हैं। क्योंकि हमें अपने जो अनुसंधान हैं उसको व्यवस्थित ढंग से, सुचारू ढंग से हमें अपने निष्कर्ष तक पहुंचना है।
तब हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमारे पास कोई आधार नहीं है कि हम प्राथमिक आंकड़ों को देखें, तो हम गौण आंकड़ों को लेते हैं। अब गौण आंकड़े में क्या होता है कि मैंने बताया कि जो भी प्राथमिक आंकड़े के अलावा आपको साक्ष्य मिलेंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे? द्वितीयक आंकड़े में आएंगे। अर्थात अगर मेरे द्वारा पुस्तक लिखी गई और वो हम उस घटनाओं में शामिल नहीं हैं तो वो किस में आएगा? तो द्वितीयक आंकड़े में आएगा। तो इस प्रकार से पुस्तक, बहुत सारे पुस्तक, तो केवल मौलिक पुस्तक जिसने उस समय में दिखा था वो मौलिक पुस्तक आपका प्राथमिक में आएगा, बाकी जो पुस्तक है वो आपका सेकेंडरी में आएगा। फिर पत्र पत्रिकाएं हालांकि कभी कभी प्राथमिक में भी आती हैं, तो वो उसके साथ कंडीशन है, फिर वो द्वितीयक आंकड़े में आएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें वो द्वितीयक आंकड़े में आते हैं। लेकिन कभी भी आप ये देखेंगे कि जब भी हम गौण का प्रयास करते हैं तो उसमें ये सब सारी चीज़ें होती हैं कि क्या वो सही में हमारे जो गौण आंकड़े हैं वो क्या सही चीज़ था, हमारे पास जो आंकड़े आए हैं वो क्या सही चीज़ है। इन सारी चीज़ों को, सारे पक्षों को हमें देखना पड़ता है, तभी जा कर के हम क्या करते हैं कि इसके द्वारा जब हमें प्राप्त डेटाज मिलता है, क्योंकि हमने कहा कि घटनाओं के साक्ष्यों का रिकॉर्ड करते हैं, तो जो भी हमारे पास घटनाएं या साक्ष्य हमारे पास मिले उसका हम रिकॉर्ड करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर उसके आधार पर हम उसका विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण के बाद हम क्या करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, और व्याख्या के पश्चात हम क्या करते हैं, एक निर्णय पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। निर्णयों पर पहुँचने के पश्चात हम उससे संदर्भित क्या करते हैं, हमें क्या जानकारी क्या मिलती है कि भविष्यकालिक घटनाओं, भविष्यकाल में क्या हुआ था वो जानकारी मिलती है, वर्तमान काल में अभी उसके संदर्भ में क्या चल रहा है वो जानकारी हमारे पास उपलब्ध होती है, और हम इसके साथ भविष्य में क्या उससे क्या सीख ले सकते हैं, इन सारे पक्षों को समाहित इसमें किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको कम समय में ये आपने 3 चीज़ों को, खास करके ऐतिहासिक अनुसंधान, उसके जो उद्देश्य हैं और उसके जो साक्ष्य हैं या उसके जो स्रोत हैं, उसके बारे में आपको पता चला होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।